Good afternoon, all the participants to today's webinar. Today, Mr. Gang Bisal Verma will be speaking on conservation of geoheritage sites, its importance of local populace and religion. Mr. Verma teaches physics in Lal Bahadur Shastri Higher Secondary School at Bakaner in district Dhar of Madhya Pradesh. Mr. Verma has discovered several nesting sites and fossils of dinosaurs in Bagh area of Dhar district. He has also located and discovered several fossil woodlogs and also several invertebrate fossils. He is involved mainly in locating and conservation and preservation of fossil sites in western part of Madhya Pradesh. Mr. Verma periodically organizes exhibitions and educates local populace to preserve the fossil sites. Mr. Verma has contributed immensely in establishment of archaeological and paleontological museums in the region, where he has seen to it many of the fossils collected in the area nearby, in the neighboring area, the fossils are kept there. He has also co-edited with one Mr. Pankaj Srivastava in IFS a book entitled Prakriti ke Rahasya Kholte Narmada Ghat ke Jivas, which was published in 2011. It's a compilation of contributions on the fossil wealth of Narmada Valley made by expert geoscientists, administrators, teachers, media persons, and nature lovers. The contributions, including the scientific ones, have been written in simple Hindi. Main theme of today's lecture is conservation of geosites following the traditions and beliefs of the local populace. Yes, Mr. Verma, please. Thank you. आप सभी को प्रणाम। जियो हेरिटेज साइट्स और उनके संरक्षण और उनके डेवलपमेंट के लिए जो स्थानीयता, स्थानीय परंपराएं, स्थानीय मान्यताएं, धार्मिक रीति रिवाज ये किस प्रकार मददगार हो सकते हैं, मैं यहाँ पर उन सारे बिंदुओं पर विस्तृत प्रकाश डालना चाहता हूँ। मूल आधार यही है कि जब भी हम किसी सार्वजनिक उद्देश्य से कुछ भी करते हैं तो उन सब बातों के केंद्र में वहाँ के जो बाशिंदे हैं, उनकी सुविधाएं, उनकी परंपराएं, उनकी भाषा, उनके हित, उनकी रुचि, ये सब चीज़ें होना चाहिए। तभी उनमें रुचि जागृत होगी, तभी वे आकर्षित होंगे और तभी वे विकास की योजनाओं को आत्मसात करेंगे। यहाँ आप चित्र में बेसाल्टिक कॉलम्स में आप सुंदर फैनिंग देख सकते हैं। आसपास कोई पहाड़ियाँ नहीं थी, एक छोटा सा रेसिडुअल हिल था और उसमें बहुत ही खूबसूरत इस तरह की फैनिंग्स थी। हमने सभी संबंधित विभागों को, स्थानीय प्रशासन को लिखकर इससे जो गिट्टी बनाई जा रही थी इसको हमने रोकने की काफ़ी कोशिश की, पर अंततः गिट्टियाँ बनती गई और अभी जो आप देख रहे हैं इतना हिस्सा सुरक्षित रह पाया है। ये जो सुंदर से बेसाल्टिक कॉलम देख रहे हैं ये पूरे एक डाइक पर हैं, जूना पानी नाम के गांव में है। यहाँ पर स्थिति कुछ अलग थी। यहाँ पर गांव के लोग इसे जो है लिंगा बाबा के नाम से पूजा करते आ रहे थे, सिंदूर लगा हुआ था। तो सदियों से इस परंपरा के कारण जो है ये साइट डिफॉर्म होने से अब तक बची हुई है। ये भी पिपरी गांव की एक साइट है। यहाँ पर कई जगह पर इन सुंदर कॉलम्स का, कई सारी पहाड़ियाँ इन कॉलम्स का वहाँ पर एक हनुमान मंदिर स्थापित किया गया। तो चूँकि बाकी सारे कॉलम्स इसकी कंटिन्यूटी में हैं तो वहाँ भी जो लोग इसे तोड़ रहे थे वह सब इन्हीं कारणों से जो है लगभग रुक सा गया है और ये सुंदर सी साइट जो है ये सुरक्षित है। इसी चर्चा में मैं दूसरा उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार फॉसिल समय में बसते आए हैं। धार जिले में करीबन 5 छोटे बड़े सीमेंट बनाने के प्लांट्स हैं। सीमेंट बनाने के लिए जिस चूने का उपयोग होता है
यहाँ का चूना काफ़ी फॉसिलिफरस है, खासकर जो देवरची रखन मार्ल है उसमें वो काफ़ी जीवाश्म समृद्ध है। जब चूना पिसता है तो उसके साथ साथ ही जीवाश्म भी नष्ट हो जाते हैं। चर्चा 2 में जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड धार्मिक पर्यटन क्षेत्र हैं, यदि वहाँ पर या उसके आसपास यदि कोई जियो हेरिटेज हैं, कोई सुंदर से प्राकृतिक स्मारक हैं, तो वहाँ से हम किस प्रकार जो है विज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उनके साथ मिलजुल कर उनके तौर तरीक़ों से, उनके तौर तरीक़ों के बीच में यहाँ पर मैं उनके कुछ उदाहरण आपसे देना चाहता हूँ। 2007 में जब डायनासोर के हमने कुछ महीनों में 100 से अधिक लूज़ अंडे ढूंढ लिए और 65 के आसपास जो है छोटी बड़ी नेस्टिंग्स टाइटेनोसॉर डायनासोर की, ये जो हमने खोज निकाली थी, तो जो है चूँकि एक पहले से एक म्यूज़ियम मांडू बन कर रहा था, तो लोगों की जिज्ञासा उस समय बिल्कुल हाई थी कि भाई कहाँ अंडे कैसे दिखते हैं। तो एक हाल फिलहाल व्यवस्था के अंतर्गत जो है हमने एक प्रपोज़ल दिया कि अश्वत्था के कैंपस में एक म्यूज़ियम बनाया जाए। उस समय के जो कलेक्टर थे, सन 2013 की बात है, उन्होंने जो है अंडाकार कक्षों के जो प्रपोज़ल थे अंडों को रखने के लिए एक अलग म्यूज़ियम की जो है प्रपोज़ल स्वीकृत किया। इसमें हमने करीबन 27 डायनासोर के अंडे यहाँ पे प्रदर्शित किए और उसके साथ साथ जो है पूरे अंडों का इंसाइक्लोपीडिया कि अंडों में कलरिंग क्यों होती है, क्यों वेरी करती है, उसके साइज़ क्यों वेरी करते हैं, और जो है उसका शेप, उसका जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर, इंक्यूबेशन ह्यूमिडिटी और ये तमाम बातें जो होती हैं जो अंडों का विज्ञान जो बनाती हैं, तो वो सारी की सारी बातें स्थानीय उदाहरणों के साथ यहाँ पर प्रदर्शित की गई थी। तो इस तरह से यह भी केवल और केवल अंडों के लिए बना हुआ ये भारत का पहला संग्रहालय है जिसमें कि पूरे अंडों का संपूर्ण विज्ञान यहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। सन 1990 के बाद से धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ाते हुए हमने कई जीवाश्म प्रदर्शनी आयोजित की थी। उद्देश्य था कि जो है स्थानीय लोगों में और प्रशासन में हम जो है जीवाश्म के प्रति जागरूकता और उसके लिए कोई सुध ला पाएँ। सन 1998 में उस समय के जिलाधीश डॉक्टर राजेश राजारो ने मांडू में करीबन 2.5 हेक्टेयर ज़मीन जो है एक संग्रहालय की स्थापना के लिए स्वीकृत की। तो वो पश्चिम मध्य प्रदेश और मैं समझता हूँ कि संपूर्ण मध्य प्रदेश वरन भारत का पहला ऐसा म्यूज़ियम है जो सरकारी तौर पे बनाया गया, किंतु उसके जीवाश्म, उसका साइंटिफिक एलिवेशन और उसका प्रोजेक्ट माइक्रोप्लान सभी जो है स्थानीय सहयोग से पूरा किया गया। तो इसके सारे जीवाश्म हमने उपलब्ध कराए, खासकर उन जगहों के जो विनाशशील थे। और हमारी चिंता, सबसे बड़ी चिंता थी कि हम जो है धार ज़िले में जो कई सीमेंट फैक्ट्रियाँ चल रही थी, जैसे जैसे उनकी माइनिंग होती है, निकलने वाले जीवाश्मों को हम सुरक्षित स्थानों पर खासकर म्यूज़ियम में पहुंचा पाएँ। 2007 में जब हमें डायनासोर की एक बड़ी अंडस्थली मिली, काफ़ी बड़ी तादाद में लूज़ अंडे में मिले, तब उसके बाद हमने आसपास के क्षेत्रों में उसी नदी घाटी में हम जो और उसी तरह की चट्टानों में हमने अपना खोज को और बढ़ा दिया था। इस तरह से हमें करीबन 30-40 किलोमीटर की दायरे में छोटी बड़ी 3 अंडे स्थलें हमने खोज ली। 2 इसमें से रेवेन्यू उसमें आती थी पोजीशन में, और एक जो थी फॉरेस्ट इलाके में आती थी। तो फॉरेस्ट वाली जो साइट थी उसको, उसके बचाने के लिए, सबसे बड़ी साइट थी, उसको बचाने के लिए हम वन विभाग के साथ प्रयासरत रहे। और सन 2011 के आसपास इसे जो है
डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क के रूप में अधिग्रहित कराने में सब सफल हुए। किंतु जो रेवेन्यू एरिया की साइट्स थी, उनके पास हमारी जो निवेदन, हमारी एप्लीकेशन अब तक पड़ा आशा के साथ रखा हुआ है। वे दूसरी साइड जो है उनका लिथोलॉजी थोड़ा अलग है, उनका प्रिजर्वेशन भी, डायनासोर के अंडों का प्रिजर्वेशन भी कुछ अलग तरह से है। वहाँ पे सारे हैच हो चुके हैं, हैचिंग हो चुका है, अंडों में से बच्चे निकल चुके हैं, और बाग में जो है पूरे अंडों का प्रिजर्वेशन हमको दिखता है। तो ये पास पास की साइट्स बहुत इम्पोर्टेंट थी, हम तीनों साइट को बचाना चाह रहे थे, पर इसमें हम एक ही में सफल हो पाए। तो बाकी के लिए हमारी ज़रूर हो जाता था, चूँकि अर्थ मूविंग का काम चल रहा है, तो या तो आप इस इंतज़ार में छोड़ दें कि कभी ना कभी ये बच पाएंगे, और तब तक शायद वो किसी भी गतिविधि में ख़त्म हो जाए। और दूसरा तरीका ये था कि उन चट्टानों को सारा डेटा प्रिजर्व करते हुए, लोकेशन और सारा जो भी हमें चाहिए विज्ञान, उसको पूरा बरकरार रखते हुए वहाँ से सुरक्षित एरिया में शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये विकल्प हमारे लिए बेहतर था। हालांकि बहुत बड़ी चट्टानों को लाना अपने आप में चैलेंज है, पर उसके बावजूद भी हम इस दिशा में काम करते जा रहे हैं, सफल होते जा रहे हैं। गगनचुंबी जिम्नोस्पर्म वृक्षों के जीवाश्म डायनासोर के काल के थे। ये दोनों बातें, इनका बड़ा होना और डायनासोर के काल से संबंधित होना, ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और उसके विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही कारगर हो सकता था। यहाँ छोटी छोटी कई सारी साइट्स थी मान नदी घाटी में। हमने इन्हें बचाने के लिए और नेशनल पार्क से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। एक साइट को हम बचाने में सफल भी हुए। हमारे लिए काफ़ी था कि हम आसपास के इस तरह के जिम्नोस्पर्म वृक्षों के जीवाश्म के फॉसिल हम यहाँ ला के रख दें, किंतु समय बीता, लोगों ने वो फेंसिंग काट दी, और जो माइनिंग के लिए, लाइमस्टोन माइनिंग के लिए वो लीज हो गया। पर यहाँ से हम जो है बड़े बड़े लगभग 40 फीट तक बड़े जो है वुड फॉसिल्स हम जो है अश्मदा फॉसिल म्यूज़ियम और डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, यहाँ तक हम इस तरह से बचाने में तो कम से कम हम सफल रहे। इन 3 संग्रहालयों के अलावा पूरे धार जिले में जो जीवाश्मों के, खासकर जो बड़े बड़े फॉसिल वुडलॉक्स होते हैं, इनकी तस्करी के ख़िलाफ़ हमने जो है काफ़ी आवाज़ उठाई, काफ़ी और लगातार आवाज़ उठाई। कई कंप्लेन थी हमारी, कई जगह हमने कोशिश की, कई जगह अपराधियों को पकड़ा भी गया। तो ये सब हमारी लगातार कोशिशों की बदौलत था। साथ ही जहाँ प्लांट फॉसिल मिलते हैं वहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल, हम लगातार उसके लिए मुहिम चलाते रहे, उसको जो है संरक्षित किया गया। तो इस तरह से जितना संभव हुआ हम उतनी साइट्स को बचाते रहे। कुछ साइट्स ऐसी थी जिनके लिए हम लगातार बचाने के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहे, अब तक सफलता नहीं मिली। पर डायनासोर की धार जिले में जो हमने 3 नेस्टिंग साइट को बचाने का प्रयास चालू किया था, वो अब तक निरंतर है। पर इसी में ही जो सबसे बड़ी नेस्टिंग साइट थी, 1 ग्राम पाडलिया, जो बाग में स्थित है, उसमें करीबन 89 हेक्टेयर जो लैंड है, जहाँ पर डायनासोर के अंडों का मिलना हो पाता है, उसे हमने नोटिफाइड कराया, और जो है डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क के नाम से इसका नोटिफिकेशन हुआ। और अब जो है यहाँ पर एक नेशनल पार्क और संग्रहालय और कई तरह की सुविधाओं का यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। और जहाँ जो हम उसे नर्मदा से जोड़ते थे, जैसे ही हम उसे किसी कहानी से जोड़ते थे, इस तरह से हुआ, इस तरह से वॉल्केनिज्म हुआ, इस तरह से डायनासोर मारे गए, तो लोगों में काफ़ी रुचि दिखाई देती थी। और पास में ही यहाँ पर मान रिवर वैली के पास एक सीतापुरी कैंप है, जहाँ पे फॉसिल को जो है पूजा जाता है, हमेशा के फॉसिल को।
तो जब हम लोगों को एमिस्ट्री की जानकारी देते थे, पर साथ साथ में यह भी बताते थे कि साहब आप जो सोचते हैं वो बहुत सुंदर है और ये जो इसका साइंस है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जितने लोग थे वो सारे लोग, यदि हम उनको उनकी बातों को हम भली सपोर्ट ना करें, पर उनकी बातों का सम्मान करते हुए यदि हम विज्ञान परोसते हैं, तो उन सब लोगों में बहुत ज्यादा रुचि दिखाई देती है इन साइट्स को बचाने के लिए। इस तरह से हमें सारी बातों से एक बात तय हुई कि जितना हमको विज्ञान करना है, हम जो है स्थानीय लोग यहाँ के साइट्स को बचाएं, जो अच्छे रॉक मॉन्यूमेंट्स हैं, जो अच्छी फॉसिल साइट्स हैं, उनके लिए लगातार कोशिश करते रहें तरह तरह की एजेंसी से कि वो बच जा सके। दूसरा ये था कि हम सर्च के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उनके लिए बहुत आसान नहीं होता है इस तरह से दुर्गम साइट्स को करना। तो हम चाहते थे कि साहब, हम बहुत फ्रिक्वेंट थे साइट्स पे, तो हम चाहते थे कि साहब हम उनकी रिसर्च में हमारे छोटे गांव से मदद करें। और जब भी किसी वैज्ञानिक के साथ कोई बच्चे घूमते हैं, तो आप यकीन नहीं, जिंदगी भर यदि उन्हें एक बार में फॉसिल हंटिंग किया है, एक छोटे से फॉसिल को ढूंढा है, यदि आप उनकी थोड़ी सी तारीफ देते हैं, तो वो जिंदगी भर जब भी चैनल में किसी टीवी पर फॉसिल का नाम आता है, डायनासोर का नाम आता है, वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो हमने जितने यहाँ पर वैज्ञानिक लोग काम करते थे, जियोलॉजिस्ट काम करते थे, उन सबसे रिक्वेस्ट किया कि साहब, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, आप उनसे मजदूरी करा लीजिए और अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। तीसरा जो है, एक जब ये तीनों म्यूजियम का प्रोजेक्ट था, नेशनल नेशनल पार्क बाग का जो प्रोजेक्ट था, उसका मास्टर प्लान मेरे ही तैयार किया हुआ था। तो उस उन सारों में जो है, मैंने साथ साथ में जो नर्मदा की जियोलॉजी जो पुराणों में डिस्क्राइब्ड है, उसे इससे रेलिवेंट करने की और समझने की कोशिश की। तो कुछ चीजें ऐसी जरूर थी, कुछ बातें बहुत ही आइकॉनिक हैं, बहुत ज्यादा प्रतीकात्मक हैं, पर काफी कुछ ऐसा था कि जिसे हम विज्ञान के प्लेटफॉर्म पर रख सकते थे। तो एक प्रपोजल दिया कि साहब, आप जो हैं, यदि हम भारत में कहीं भी म्यूजियम बनाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो जैसी भी परंपरा रही, उसको लेकर हमारे अंदर कोई मिथ्या विचार था, या कोई अलग कॉन्सेप्ट थे, या हम प्रतीकों के द्वारा उनको व्यक्त करते थे। तो जो भी हमारे ट्रेडिशंस रहे हों, चूंकि वो हमारा इतिहास है, चूंकि वो इस विज्ञान का इतिहास है, तो उन सारी चीज़ों को एक अलग गैलरी के रूप में आ, आ, आना चाहिए। और ये हमारा जिम्मेदारी, ये हमारा दायित्व भी है। तो चूंकि सरकारी तौर पे ये सब संभव नहीं होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने फिर एक घर पर ही एक छोटा सा, आप पीछे देख सकते हैं, एक छोटा सा म्यूजियम बनाया, जो केवल और केवल जो पौराणिक भूगोल होता है और पौराणिक जीवन के विकास के जो उसके एक्सप्लेनेशंस है, केवल उनको जो है, उनके सपोर्ट में यदि कोई एविडेंस मिलता है, तो उनको हम याद रखते हैं। और साथ में जो है, लोगों की रुचि पूरी होती रहे, लोगों का फॉसिल में और चट्टानों में और पहाड़ों में इंटरेस्ट बना रहे, उसके लिए हम जो है यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना के ये सब काम करते हैं। इस म्यूजियम का नाम है हरिपद आनंद मठ। जिन तीनों सरकारी संग्रहालयों में मैंने जिन अपने सारे जो पर्सनल कलेक्शन, फॉसिल कलेक्शन को जो दान दिया, वहाँ पर एक दिक्कत रही। पहला, हुए समय समय पर चोरी होते रहे, उनकी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त नहीं थे, अब तक स्टॉक रजिस्टर नहीं है। तो इस वजह से, और दूसरा दूसरा जो है, जो हमारी भारतीय सनातन परंपरा रही है, जीवाश्म और भूगोल के जो पुराने हमारे विज्ञान का इतिहास रहा है, उन दोनों के लिए ही सरकारी तौर पे संग्रहालयों में कोई जगह नहीं थी। तो इस उद्देश्य से मैंने एक व्यक्तिगत म्यूज़ियम, हरिपद आनंद मठ, जो केवल आनंद देने के उद्देश्य से, विज्ञान हम अपने अपने लेवल पे जान सकते हैं, तो जीवाश्मों का पौराणिक संदर्भ में प्रदर्शन करने के लिए मैंने एक हरिपद आनंद मठ मनावर में स्थापित किया। तो सारे साइट्स जितने हमारे म्यूजियम है, उसकी तुलना में यहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा आस्था से सारी बातें सीखते हैं। थैंक यू।
वर्मा जी, स्पेसिफिकली कुछ ये जो डायनासोर के फॉसिल्स हैं, उनकी जी सर। आपने किन किन लोगों के साथ स्टडी की, या फॉसिल फूड्स जो आपने कलेक्ट किए वो जी सर। किन साइंटिस्ट के साथ कुछ स्टडी का कुछ आपने किया, उसमें कुछ थोड़ा सा। कृपया सर, मैं एक्चुअली ये आपने जो प्रश्न किया, इसमें हमारी पूरी सफलता का राज इसी बात पे है सर। जी एक्चुअली जो 1990 से जो हमारा ये सारा काम चल रहा था सर, मैं फिजिक्स से हूँ। और जी जी हाँ जी, तो चूंकि खोज करने का शौक सभी को होता है। जी आप देखिए, सारे बच्चे वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, पर उसके रास्ते कहाँ से होते हैं किसी को पता नहीं है। और मैं टीचर होने के कारण उस बात को महसूस करता था। तो किसी तरह से हम साइंस में कंट्रीब्यूट करें, इसका शौक होता है सर। काफी सारी चीजें ऐसी थी। नर्मदा से मैंने यहाँ पर केवल ब्रायोजोन्स मिलते थे। नर्मदा के मैंने कोरल यहाँ पर पहली दफा मतलब यहाँ से मिले। नर्मदा से क्रैब, सॉरी, जो बाग नोडुलर लाइमस्टोन, उससे क्रैब के फॉसिल मिले। शार्क के करीबन 40-50 हजार फॉसिल टीथ यहाँ से कलेक्ट किए सर 6 साल के दौरान। अ, तो ये सब जब चीजें होती, तो जो अक्सर मेरी और जो टीम है, बच्चों की टीम है, सीधे साधे गांव के लोग हैं। तो अक्सर ये होता था साहब कि हमें ऐसा लगता था कि हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कहीं तो हम काम आ रहे हैं। पर एक एक ऐसी चीज थी सर, जिसके कारण लोग धीरे धीरे पूरा जो हमारा जो लोग हमसे जुड़े थे, धीरे धीरे बाहर होते गए। वो केवल यह था कि रिकॉग्नाइजेशन, जो फील्ड पे जो आपको सहयोग करते हैं, अ, यदि उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाए, यदि थोड़ा सा भी उनकी सप्ताह दी जाए, तो कि साहब आप क्या काम करते हैं और आप साइंस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मेरे साथ के सारे बच्चे बहुत आशान्वित रहते थे कि हम लोग जो है ये काम कर रहे हैं, हमको अप्रिसिएशन मिलेगा। पर जितने भी म्यूजियम यहाँ बने, तो उन म्यूजियम में स्थिति ऐसी रही कि सब चोरी होता रहा। तो इस इन सारे के दौरान मैं जो जितने भी वैज्ञानिक आते थे, उनको अच्छे में सैंपल सौंपते रहता था। सारी साइट्स जो है उन्हें खूब खुशी से बताता था कि साहब इस बहाने हमारा जो एरिया जो है बच जाएगा, और यहाँ का समय रहते सारा डाटा जो है पब्लिश हो जाएगा। तो डाटा पब्लिश हुआ, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे पब्लिकेशन हुए सर। पर एक बात थी कि जब से मेरे देखते देखते किसी भी साइट को बचाने के लिए कोई भी पहल किसी की ओर से नहीं हुई। इवन हम लोग चाहते थे कि साहब एक हमको लेटर मिल जाए कि इस साइट की कितनी पोटेंशियलिटी है, कितना ये काम की जगह है, ताकि हम अपने लेवल पर से बचा पाएं। तो चूंकि मैं नहीं कर सकता कहता था कि डायनासोर कंडे, तो हमें उन सब चीज़ों की बहुत दरकार रही और हम निराश होते रहे। और तीसरी जो चीज़ थी, मैं हजार बार उनका नाम लेना चाहूँगा, साहनी साहब, अशोक साहनी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जब उनका आना हो साहब, इतने बड़े व्यक्ति, हम तो क्या है कि पुलिस में भी कंप्लेन करते थे चोरी के खिलाफ। हम जो है सब तरह का तरीका अपनाते थे कि फॉसिल बच जाए। तो साहनी साहब का जब क्या बोलते हैं हमारा परिचय हुआ सर, तो उन्होंने, इतने बड़े व्यक्ति होकर कोई भी हमसे जुड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि ना तो मैं पैलेंटोलॉजी करता हूँ, ना मैं उस तरह के साइंस से सीधे जुड़ा हूँ, और न ही मेरी एक्टिविटी कोई इस तरह से थी। हम साइट जरूर बचाते थे, और कई फसल हमने खोजे भी थे। तो साहनी साहब ने जो साहब अपने रिसर्च पेपर में नाम की शुमारी की साहब, उन्होंने जोड़ा। इन सब चीज़ों की हमको आशा नहीं थी, और अपेक्षा भी नहीं थी। पर इससे हमें फायदा बहुत हुआ। जैसे ही सब लोग सोचते थे कि साहब फिजिक्स का है, यही जो है बार बार उठकर बताता रहता है कि यहाँ ये साइट खराब हो रही है, साइट खराब हो रही है। तो एक दो बार हम जब किसी बात को लेकर प्रपोजल लेके जाते थे, तो बड़ा सम्मान हुआ था। पर उसी बात को लेकर आप जब बार बार जाते हैं, तो आपकी बात फिर अनसुनी हो जाती है, आप इरिटेट करने लगते हैं लोगों को, क्योंकि आपका बैकग्राउंड वो नहीं है, और मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ। तो उन सब कारणों से ऐसा था कि जो है इस प्रोजेक्ट को हम बहुत आगे ले जा नहीं सकते थे, ले जा नहीं पा रहे थे। साहिब साहब ने जैसे ही रिसर्च पेपर में कि चूंकि आपने खोजा है तो आपका नाम इसमें होना चाहिए, और उन्होंने साहब हमको साइंस सिखाया भी साथ में। बाकायदा फ़ोन पे वो कांटेक्ट में रहते थे, जैसे उन्हें मेल करें वो तुरंत जवाब देते थे। और
तुरंत यदि मान लीजिए प्लांट फॉसिल है तो उससे जो कंसर्न जो एक्सपर्ट है उनको तुरंत फोन करते हैं। यदि मरीन फॉसिल है, इन्वर्टिब्रेट है, तो उन्होंने देख साहब हमारे क्षेत्र में फॉसिल को बचाने वालों की एक्सपर्ट्स की टीम खड़ी कर दी और उनके जो शिष्य हैं डॉक्टर जीवर प्रसाद साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उन्होंने सब बहुत स्पेशल इंटरेस्ट लिया और उन्होंने कहा कि साहब जो आप जितने भी डायनासोर के अंडे आप ये करते हैं, इसमें भले ही कितना खबर छप चुकी हो, कितना सबको पता हो कि ये जो है यहाँ के लोग इसे बचा रहे हैं, पर उसके बावजूद इसका डाटा बचाने में मदद करेंगे। तो उन्होंने साहब अपना कीमती समय में से स्पेशल समय निकालकर केवल हमारे पार्क के लिए कई सालों तक लगातार आते रहे सर, और जितने भी ऑफिशियल अनऑफिशियल जितने वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सारी चीज़ों को उन्होंने पब्लिश करने का जिम्मा लिया सर, ताकि हमारे पार्क में अच्छा एक डेटा आ पाए, हम म्यूजियम में जो है पब्लिश्ड फॉसिल को रख पाएँ। तो उनकी काफ़ी मदद रही सर, और इसके साथ साथ छोटी बड़ी मदद लगभग सभी जियोलॉजिस्ट ने की सर। पर जिसको बोलते हैं कि हमारे इलाके की काया पलट कर दी सर, तो साहनी साहब जैसे व्यक्ति सब सब सारी साइट को बचा सकते हैं सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर नमस्कार। और क्या अभी अब क्या और एडिशनल आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या इसको और फर्दर कंजर्वेशन के लिए क्या किया जाए? कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत जरूरी है। जी सबसे ज्यादा जरूरी वही है कि आपका एरिया जो है वो इतना फॉसिलिफेरस वहां से चीजें मिल रही हैं, तो म्यूजियम आपने बनाया है तो बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन म्यूजियम में भी आप कह रहे हैं कि चीजें गायब हो जा रही हैं, ये एक अनफॉर्चुनेट है। जी सर। लेकिन साइट्स को भी प्रिजर्व कैसे किया जाए, ये कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ही हो सकता है। ला तो अभी तक कोई ला नहीं है, तो किस तरह सर लोकल पंचायत या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट करके उस एरिया को कैसे प्रोटेक्ट, कुछ सजेस्ट करें। जी सर, हमारे तजुर्बे से सर मैं कुछ बातें सिलसिलेवार कहना चाहता हूँ सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो पर्सनल कलेक्शन करते हैं सर, और वो कोई उनका कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं उसमें, और बहुत सारे मेरे संपर्क में हैं जो चाहते हैं कि फॉसिल बचे हैं, पर वो सरकारी म्यूजियम को देना नहीं चाहते सर। तो मैं सबसे पहले जो इस तरह के जो फॉसिल हैं जो ऑलरेडी कलेक्टेड हो चुके हैं, बहुत सुंदर रॉक के सैंपल हैं जो कलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और उसमें मैं एक छोटे से जो हमारे लिए बहुत कारगर हो सकता है उस बात को कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को जरूर मौका दिया जाए सर, और जिस तरह से म्यूजियम में रखने के लिए, और यदि जिस तरह से बैंक में एक लॉकर होता है, वो प्रॉपर्टी बैंक में रखी होती है पर वो हमेशा उस व्यक्ति की होती है, इस तरह से सर कुछ प्रोविजन बनाए जाएं कि जो बहुत अच्छे सैंपल हैं जो पर्सनल पोजीशन में है, उनके फॉसिल यदि बहुत ज़्यादा है तो उनके नाम से हमें गैलरी बनाएं, वो हमेशा प्रदर्शन में रहेगी, वो हमेशा एग्जीबिशन में रहेगी, और उस पर अधिकार उन व्यक्तियों का ही रहेगा, पर वो कभी इसको ले नहीं पाएंगे। साथ में इसमें कोई भी फेरबदल होगा तो उनको बुलाया जाएगा। एक ऐसा यदि होता है सर, तो मैं समझता हूँ कि भारत के जितने भी म्यूजियम हैं उसमें बहुत ही बेशकीमती जो है इस तरह का मटेरियल हमको मिल सकता है। दूसरी दूसरी जो साइट को बचाने की बात है सर, मेरा ऐसा मानना है कि अ, जितने भी जैसे यहाँ मान लीजिए लाइम स्टोन के साइट्स हैं, लमेटा रॉक्स बहुत सारी हैं यहाँ पर, कोई ऐसा स्टैंडिंग ऑर्डर हो माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, जीएसआई की तरफ से, कि साहब ये जो एरिया है हमने इसको इसको मार्क किया हुआ है, और इस पर आप यदि आप कोई भी अर्थ मूविंग की एक्टिविटी करते हैं तो केवल पूछ लें कि इस पर आप कॉलो ये बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, पर बड़ा डिफॉर्मेशन के लिए केवल परमिशन मिले सर। तो यदि इस तरह का ऑर्डर एसडीएम के पास होगा, कलेक्टर के पास होगा, तो वो निश्चित तौर पे बाध्य होंगे साइट को बचाने के लिए। पर मैं समझता हूँ कि पिछले 25 सालों से कर रहा हूँ, उनके पास कोई ऐसे निर्देश ही नहीं है कि वो बचा पाए। दूसरी बात सर, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, जो माइनिंग करते हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा डर है। वो डर यह है कि साहब कि जैसे हम फॉसिल बताएंगे कि यहाँ पर फॉसिल है,
या हम मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि यहाँ फॉसिल होते हैं, हम बचाना चाहेंगे। इस तरह की बातें उनके फैक्ट्री को बंद कर सकती हैं। उनके अंदर बहुत डर है। मैंने यहाँ पर जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनमें यही डर देखा सर। उन्हें ऐसा लगता था कि हमारा सारा इन्वेस्टमेंट बेकार चले जाएगा। तो एक छोटा सा कानून यदि बन सकता है सर, कि यदि जिस समय माइनिंग नहीं होता है, उस समय वो साल में 3 बार, साल में 2 बार जो है अपना CSR के पैसों से 5,000 10,000 रुपए लगा के आसपास की यूनिवर्सिटीज को इनवाइट कर लें, बच्चों को स्पॉन्सर कर दें कि साहब आप आइए, कुछ कुछ 1-2 दिन के लिए हमारी माइनिंग बंद पड़ी है या एक उसका हिस्सा बंद पड़ा है, आप उस समय 3 महीनों के दौरान जितना फॉसिल आप ले जाइए। तो इस तरह से चूना भी निकलता रहे, फॉसिल भी निकलते रहे। वो अलग उद्देश्य से महत्वपूर्ण है, ये अलग उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। पर चूंकि एक तालमेल बहुत अच्छा नहीं होता सर, तो ये जो है, ये सारी चीजें बहुत तेजी से खराब होती हैं सर। तो यदि इस तरह का कोई प्रोविजन आ जाता है कि इन्वायरमेंटल सर्वे होने के बाद यदि हमको वहाँ फॉसिल मिलते हैं, तो हम डेवलपमेंट को कंडीशनल वे में जो है उसको जो है अलाउ करें कि साहब आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको अच्छे फॉसिल निकलते तो शिफ्ट करने पड़ेंगे। नहीं वर्मा तो जी, हमें पैसा लगाना भी नहीं पड़ेगा जी। मुझे जी सर। मैंने जो थोड़ा सा देखा है फासिल्स के बारे में, अभी तक कोई लॉ नहीं है जी और शायद हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा कुछ प्रेस नहीं कर सकते माइनिंग के मामले में। लेकिन सर। लोकल जी पॉपुलेशन आप बहुत बड़ी एरिया को शायद आसानी से न कर पाए, लेकिन उस छोटी सी एरिया जी को अगर उनको थोड़ा सा ये बताएं कि अगर बहुत बड़ी काफी बड़ा एरिया है तो उसमें से अगर एक छोटी सी एरिया को कुछ स्क्वायर मीटर या किलोमीटर तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ स्क्वायर मीटर अगर वो उसको ही गार्डन करके प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करा सके लोकल पंचायत से, क्योंकि अगर वहां से फासिल निकाल लिए तो वो वहां से निकल जाएंगे। पर्पज ये है कि हर किस जी तरह जी सर। जो एक्चुअल साइट है वो प्रिजर्व हो सके। ये म्यूजियम में तो जी फासिल सर। देखना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फील्ड में जाकर के देखना वो एक बहुत अच्छी चीज है, खासकर आगे वाली जनरेशन के लिए। तो अगर जी जी सर। जो वहाँ की छोटे से एरिया को, बहुत बड़ा एरिया शायद अभी जो आज की हालात हैं उसमें कोई हमारे पास लॉ नहीं है और कराना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको थोड़ा सा सचेत करके उनका इंटरेस्ट क्रिएट करा करके, माइनिंग वालों का इंटरेस्ट क्रिएट करा करके छोटी सी एरिया को, अगर उसको ही जी जिसमें सर। कि थोड़े से फासिल्स मिल रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करा करके, जी सर। कार्डन करके और कुछ उसको किया जा सके, तो साइट पे अगर बच पाए फासिल तो बहुत बड़ी चीज होगी। ऐसा कुछ अगर पॉसिबल हो तो बहुत अच्छा होगा। ये मेरी ये सोच बिल्कुल है। ठीक है सर। जी सर, इसमें से यहाँ का तजुर्बा बताना चाहता हूँ सर, कि एक्चुअली फॉसिल, जितने फॉसिल है बड़े स्केल पर, जैसे जहाँ पर माइनिंग होनी है, टेस्ट फैक्ट्री, आप कल्पना जी की कितने फॉसिल होंगे। तो सरकार के लिए तो, म्यूजियम के लिए वो 1-2 सैंपल जाते हैं, उनके लिए तो संभव ही नहीं कि आप सबको बचा लें। इसके बावजूद सर, आपसे मैं बताता हूँ कि हम कहाँ पर सफल हुए। कि मैं बच्चों तो भी हम लोगों में ठीक तरह से इस बात का प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारे आसपास की विरासत कितनी महत्वपूर्ण और कितनी सुंदर है। तो सुनने में ऐसा लगता है कि ये अटपटी बात है, ऐसा होगा। अरे बहुत आसान होता है सर, कि हम जो है उन सारी चीजों को आमने सामने रखकर यदि हम लोगों को समझाते रहते हैं सर, तो आप इस बात को यकीन नहीं मानेंगे कि कुछ गांव ऐसे थे, मैं बाग की बात करता हूँ, बाग में लोगों का अंडों के लिए लोगों से संपर्क करना चलता ही रहता है। वहाँ के लोकल लोग और बाहर के लोग सब चाहते हैं कि हमारे पास भी अंडे आ जाएं। पर आप नहीं मानेंगे, गांव के लोग, उनको पता है कि बहुत प्रीशियस हैं। उन्हें पता है कि इसकी सब जगह में मतलब काफी ज्यादा वो हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। पर उसके बावजूद सर, चूंकि उन्हें हमने बताया कि साहब ये इस तरह के जानवर बनने से लोगों को मजा आएगा, बिल्कुल उनके बच्चे सीखेंगे। तो आप जानते हैं वो गांव के गरीब लोग होकर आप बाग से जो है किसी भी किस्म की जो डिफॉर्मेशन करना नामुमकिन है। मान रिवर वैली जो इसमें है सर, यहाँ पे पेड़ों के फसल मिलते हैं। यहाँ भी सर, जब तक यहाँ पर माइनिंग के लिए जमीन लीज नहीं हुई, हम गांव के लोगों से मिलकर संपर्क करते रहे सर। और हमने एक काम किया था कि जहाँ जहाँ पर मैं मेरे तरीके आता हूँ सर,
ये जो सरकारी एजेंसियों के लिए संभव नहीं है, पर आम व्यक्ति यदि हम समझते हैं तो वो ही जरूर कर सकता है। हमने बच्चों से कहा था कि साहब किसी तरह से बचा सकते हैं बचाइए। और जैसे मान लीजिए सीतापुरी और इसके आसपास काफी सारे मंदिर थे, तो हमने जो जो फॉसिल है उनके कैंपस में जो है बहुत कम दूरी पे जो नियरेस्ट टेम्पल है उसमें हमने शिफ्ट कर दिया। तो वो तो कोई नुकसान पहुंचाता नहीं है, बस इतना जरूर रहता है कि थोड़ा से डिसऑरिजिनेट हो गए, वो पास के पास आ गए, पर लोग समझ पाते कि साहब ये फॉसिल यहाँ से लाए गए हैं और ये पास मंदिर में रखे गए, तो वहां से उनके उनके खराब होने की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो गई सर। ये हमारा दूसरा सफल प्रयोग था। तीसरा जो है कि जो बहुत सुंदर पहाड़ है, बहुत सुंदर चट्टाने हैं जो बड़े हैं और लंबे समय तक टिक सकते हैं, ऐसी चीजों को सर लोगों की थोड़ी सी आस्था जुड़ती है सर। और गांव के लोग तो सर यहाँ पर पहले ही, जो मैं जब बाग पहली बार गया था तो वहां पर अंडों को करीबन मैंने 16-17 अंडे ऐसे फोटोग्राफ किए थे, जो वहां पर काकड़ भैरव शिव बनाकर पूजा करते थे सर। तो सारी जगह से अंडे हम इकट्ठे कर पाए, पर उन अंडों को हम डिस्टर्ब नहीं कर पाए क्योंकि लोगों की आस्था है। तो इस तरह से सर जो हमें बचाना, सच में बचाना चाहते हैं, सारे तरीके हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसमें से किसी भी तरीकों को हम ये सोचकर हम इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं मान सकते कि साहब ये उस नजर का है या उस दृष्टि का है। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है सर कि बहुत सारे ऐसे कॉलम्स थे वो बुरी तरह से गिट्टी बनाए जा रहे थे, बहुत आसान था गिट्टी बनाना। हमने सर, मेरे स्टूडेंट जाके जो है साल में एक दिन जाके, पूरे साल में एक दिन जाके उसकी उन्होंने दीपक लगा के पूजा कर ली। आप यकीन नहीं मानेंगे, आसपास के लोग भी उसकी पूजना उन्होंने चालू कर दी। और सड़क वालों की हिम्मत हुई कि जो है पास के पास जो गिट्टी बना सके सर। जो इसके लिए प्रसाद साहब ने, जीवर प्रसाद ने कलेक्टर को लेटर लिखा। जब मंगल सिटी में साहब साहब खुद आए थे, उन्होंने कई साइट्स को फोटोग्राफ दे बचाने की अपील की कलेक्टर साहब से। पर आप यकीन मानिए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऐसे अभी भी कितने सारे बहुत सुंदर यहाँ पर साइट्स हैं जो यहाँ पर पड़ी हैं जिन्हें बचाया जा सकता है। और वो रिजर्व फॉरेस्ट में, मतलब उनके लिए तो बहुत आसान है रिजर्व फॉरेस्ट आकर उसको बचाना, पर ये सब कुछ बहुत आसान नहीं होता सर। पर इतना जरूर है कि हमने देखा है कि सारी उपाय एक तरफ, और यदि लोगों की जरूरत से हम जोड़ देते हैं, वो जरूर नहीं कि वो धार्मिक जरूरत हो, वो उनकी जो कुछ और बातें, वो किसी भी तरह की उनकी जरूरत से जुड़े सर। और उनके उनके मतलब के हों कि साहब आपके स्कूल के पास रख दिए बच्चे सीखेंगे, आपके गांव में रख दिए कि आपके गांव की शान है, आगे विदेश के लोग आके देखेंगे, तो वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते सर। तो हमें जो उपाय जो हमारे कारगर नहीं रहे अब तक, हमें उनको छोड़कर नए उपायों पर जरूर विचार करना पड़ेगा सर। और हम लोगों के लिए बचा रहे हैं तो हमको लोगों के हिसाब से सोचना पड़ेगा, और जिस तरह से भी बचाए वो तरीका ही सही है। ये हमको इस तरह के हमारा सर एक विजन बना के रखना पड़ेगा सर, तो ही हम बचा पाएंगे। नहीं, ठीक है, आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। और धीरे धीरे जितने भी बच सके, क्योंकि साइट पर अगर बच सके तो मेन इम्पोर्टेंस तो उसी का ही है कि एक्चुअल साइट को अगर हम बचा सके। और वो लोकल लोगों का जब तक खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा कि वो अगर बचाएंगे, बिल्कुल ठीक कह और रहे हैं सर। उसको देखने के लिए लोग स्टूडेंट्स आएंगे पढ़ाई के लिए और दूसरे टूरिस्ट भी आएंगे देखने के लिए, तो वो इसमें धीरे एक धीरे ही सजेशन होगा। सर जब तक लॉ नहीं कि बनता है, कोई नियम या कोई कानून नहीं बनता है, तब तक और कोई चारा नहीं है। तो आपका प्रयास तो बहुत ही सराहनीय है, इसमें आपका योगदान है इस सर, मामले में। सर धन्यवाद, धन्यवाद।